शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो करके आने थे। उसमें किसी का कोई इशू है तो वो मुझे बता दें, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। डी शम्सुज्जमा। सर एक मैंने पूछना था कि एमसीक्यूज नंबर 7 में चार्ली क्यों नहीं है। लिखो जी जरा, एमसीक्यू और नंबर 7। और सर एमसीक्यू नंबर 17। 7 और 17 लिख लो जी। और जी, मासूमा। जी मासूमा, मासूमा सर बोलो भाई। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एमसीक्यूज नंबर यही एक 7 और 17 भी, और 11 और सर 13 में, और 3 में भी सर। 7 17 तो मैंने पहले नोट किया, अब आप 3 कह रही हैं। 3 भी सर, 11 और 13। 3 11 13 जी सर। रह की गया। अच्छा चलो। और जी और जी, और मोहम्मद अरसलान सईद। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने कल वाले एक क्वेश्चन से एग्जांपल से क्वेश्चन पूछना था एक। अच्छा जी, पूछें। सर वो मैंने पूछना था, हमने एक वो प्राइस निकाली थी 8676 हम्म 95 यूनिट्स की। हम्म सर फिर जब हम दोबारा देखते हैं कि हमारा एस्टिमेट 9700 यूनिट हो गया है, तो सर हम्म हम प्राइस फिर यही क्यों यूज करते हैं 8676? सर वो तो हम 95 के लिए नहीं हमने की थी। नहीं, 8676 उनकी स्टैंड अलोन प्राइस थी। ठीक है, वो जो स्टैंड अलोन प्राइस एक दफा तय होगी फिर उसी के मुताबिक हमने उसको लेके चलना। ठीक है, हमने पहले बाद में हमारा एस्टीमेट रिकग्निशन का चेंज होगा लेकिन प्राइस वही यूज होगी जो हमने शुरू में यूज कर ली थी। अगर सर वो 9800 भी कहता तो हमने उससे फिर 9 वही वो, लेनी थी। नहीं वही लेनी थी 87, जो 87 86 वट एवर। ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके सर। और कुछ नहीं है जी। ये बच्चे क्यों 37 है? नहीं, कल तो ज्यादा थे। हाँ, रिजल्ट पसलियां तोड़ देता है इनकी एक्चुअली। चलो जी, बोलो जी, कौन सा एमसीक्यू है पहला? नंबर 3। Coin Limited sells a specialized piece of equivalent of equipment to Orbit Limited on 1st September 2017 for rupees 4 million. Okay. Specialized equipment है जी ये। Due to the specialized nature of the equipment, CL has additionally agreed to provide support service for the next 2 years. Okay. The cost per annum to CL of providing his services will be 300,000. CL usually earns a gross margin of 20% on such contracts. Okay. What revenue should be included in the statement of profit or loss of CL for the year ended 31st December 2017? ये इसका पहला साल है। हाँ? CL sells a specialized piece of equipment to Orbit Limited on 1st September 17 for rupees 4 million. ठीक है। अब अब इसके अंदर 4 मिलियन के अंदर 2 सालों की सर्विस कॉस्ट भी शामिल है। ठीक है, 3-3 लाख रुपया जो है वो हमने इकट्ठा उनसे ले लिया। तो व्हाट रेवेन्यू शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30। तो रेवेन्यू जो है वो कितना हम रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 1 सितंबर को। 1 सितंबर से 2 साल चलने हैं। तो इस साल के अंदर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने हमने सर्विस प्रोवाइड की है। ठीक है, तो
4 महीने की जब हम यूजुअली जो उसने टोटल के ऊपर लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट अर्न करना, सर्विसेज के ऊपर लिखा हुआ है, ये यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि ये जो ये जो 20% है ना, ये उसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम टोटल को सेग्रीगेट कर सकें। ठीक है, तो यानी 3 लाख इंटू 20%, ये इसका प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, कितना बना जी? 60,000, 60,000। अच्छा सॉरी, प्रॉफिट मार्जिन कहा है, तो ये फार्मूला हमें मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं डस्टर ढूंढ रहा हूँ यार। ओके क्या प्रॉफिट मार्जिन है? प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है ऑन सेल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 लाख है, ये कितना है जी हमारा? 80% है। ओके, इट इज 80%, तो आई नीड टू कैलकुलेट इट्स 100%। कितना बना? 3,75,000। पहले साल में भी ऐसे ही है, दूसरे में भी ऐसे ही है। ठीक है, 3,75,000 दूसरे साल में भी ऐसे ही है। तो टोटल ये सर्विस की 750,000, ये मैं ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल 4 मिलियन में से ये 4 मिलियन है, उसमें से 7,50,000 तो एक्चुअली दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक प्रोडक्ट जो कि पॉइंट एंड टाइम पे डिलीवर होनी है, और दूसरी जो है वो सर्विस कॉस्ट है जो कि एज सर्विस इज डिलीवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होनी है। ठीक है, तो 4 मिलियन में से जब मैं 7,50,000 निकाल देता हूं, तो प्रोडक्ट रेवेन्यू कितना हो गया, ये मैं ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट रेवेन्यू हो गया जी 325, हाँ ओके, ये आ गया जी 3,250,000। और जो सर्विस का रेवेन्यू है वो साल का कितना है जी? 7,50,000। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 3,75,000, 3,75,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने बनते हैं, वो कितना बना? 1,25,000। अब इन दोनों को जमा कर लें ऐसे। ठीक, कितना? 33,75,000, ये वाली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है, ये कौन सी है? ये वाली, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, पता चलना चाहिए अब आपको। ठीक है जी, आगे चलो, नेक्स्ट 7। Cheetah Limited works as an agent for a number of smaller contracts, earning commission of 10%. ओके, एजेंट है और कमीशन इनकम लेता है 10%. PL's revenue indicates includes ₹6 million received from client under these agreements, with ₹5.4 million in cost of sale, expressing the amount paid to contractors. What adjustment needs to be made to revenue in respect of the commission sales? यानी हमारी कमीशन जो है वो इनकम कितनी होगी? Cheetah Limited works as an agent for a number of smaller contracts. ठीक है, earning commission of 10%. Okay, CL revenue includes 6 million received from client under these agreements, with 5.4 million in cost of sale, representing बाकी पैसे जो है 5.4 मिलियन उसकी लायबिलिटी है। जब वो रिसीव करेगा तो वो एंट्री ये करेगा, फर्ज करें वो कैश आता है उसके पास, कैश 6 मिलियन से डेबिट करेगा,
टू कमीशन इनकम ये 0.6 मिलियन और टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ठीक है, 5.4 मिलियन। अब ये वाली जो लायबिलिटी है ये उसने नील कब होनी है, जब उसने ये पैसे प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर देने हैं, वो एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, उसका राइट सिर्फ इसी 6 लाख के ऊपर है, 0.6 मिलियन के ऊपर, ठीक है जी। तो ये उसने सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, उसने यहाँ लिखा हुआ है कि रेवेन्यू इंक्लूड 6 मिलियन रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स, ठीक है। तो ये रेवेन्यू तो नहीं है, लिहाजा हमें अपना रेवेन्यू सही करना पड़ेगा, 5.4 मिलियन से रेवेन्यू रिड्यूस कर देंगे। चलें जी नेक्स्ट। मोहम्मद हारिस क्या कह रहे हैं जी? जी भाई। सही है। एग्जाम्पल नंबर 3 में वो 375,000 वो किस तरह है, वो सर नहीं समझ लगी। कौन सी एग्जाम्पल नंबर 3? हम तो अभी शॉर्ट पहले क्वेश्चंस करवाए। पे, हम शॉर्ट क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं। सॉरी सर, एग्जाम्पल नहीं, एमसीक्यू नंबर 3। 3 में चलो जी हाँ पीछे। जी। वो भाई उसका हमने सेल वैल्यू निकाली है, उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी है? 3 लाख है। तो प्रॉफिट मार्जिन है 20% का। जो प्रॉफिट मार्जिन होता है दैट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ सेल, दैट इज नॉट अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट होती तो उसे हमने कहना था मार्जिन, मार्कअप, सॉरी मार्कअप कहना था। तो मैंने 3 लाख का एग्जैक्ट 20% ले लेना था। अब वो कह रहा है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या होता है कि जो 3 लाख है ये अल्टीमेटली कॉस्ट है और मुझे इसकी सेल निकालनी है। तो अगर 100 रुपया सेल वैल्यू है और 80 रुपीज कॉस्ट है तो ये निकाली, इसमें अब क्या प्रॉब्लम, समझ आ गई? हेलो भाई, समझ लग गई है? चलो ठीक है भाई। मोहम्मद हारिस समझ लग गई आपको? हैंड रेज है आपका, बताएं। जी सर, समझ लग गया। ओके चलो जी आगे। चलो 11 Hoover Limited HL is a car retailer. On 1st April 2014, HL sold a car to customer on the following terms. The selling price of the car is this much. The customer paid rupees this much million, half of the cost on 1st April. Okay. And will pay the remaining rupees 12.65 million on 31st March 2016. यानी 2 साल बाद, ठीक है जी, 2 years after. The customer can obtain finance at 10% per annum. ये उसका वो जो IRR मैंने कहा था ना आपको, रेट दिया हुआ होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। What is the total amount which HL should credit to profit or loss in respect of this transaction in the year ended 31st March 2015? Okay. देखिए इसके पहला साल क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2015 को, ठीक है, उसकी वो बात कर रहा है। आधे पैसे उसने एडवांस दे दिए और आधे पैसे वो 2 साल बाद देगा, ठीक है। डिलीवरी कब करनी है जी? ऑन 1st April सोल्ड अ कार। डिलीवरी का कोई टाइम लिखा हुआ है? ठीक है, डिलीवरी का कोई टाइम नहीं लिखा हुआ, तो 1st April ही बेसिकली वही, उसे ही डिलीवरी टाइम हम गिनेंगे। मतलब हमने प्रोडक्ट पे कर उसको दे दिया है चीज, तो अल्टीमेटली अब हम जो बाकी पैसे है वो हमने, टोटल कितनी अमाउंट बनती है? 12.65, 12.65, 25.3. What is the total amount which HL should credit to profit or loss in respect of this transaction in the year ended 31st March? अच्छा जी, अल्टीमेटली क्या है मेरे पास, जो उसने पैसे आ गए वो तो मेरा रेवेन्यू है 12.65, ठीक है, 12.65 तो मुझे अभी मिल गए हैं, ठीक है, ये तो मेरा रेवेन्यू है ही है। अब जो एक इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद मिलनी है उसकी हमें आज क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो प्रेजेंट वैल्यू निकालें 10% के साथ।
12.65 है ना? इसको जरा जमा करें 12.65 में। ओके, ये किस तरह निकले वाला? ये इसकी फ्यूचर वैल्यू है ना, 2 साल बाद वाली। तो इसको हम आज की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, 2 इयर्स पीछे लेके आए ना हम। ठीक है, कि आज अगर ये पैसे मिलते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है, तो लिहाजा ये एक फ्यूचर वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू, इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 प्लस रेज टू पावर n। ठीक है जी, तो ये 12.65 डिवाइडेड बाय ये n है जी 1.10 रेज टू पावर 2। तो ये कितना निकला जी? 10 पॉइंट तो 10.45 प्लस 12.65, ये निकली है ना। तो हमारी ऑप्शन बी ऑप्शन है। नहीं, हम उसको, हाँ, हम उसको सिर्फ 1 साल पीछे लेके आएंगे। एक्चुअली पेमेंट कब करनी है? द कस्टमर पेड 14 एंड पे द रिमेनिंग 12.65 मिलियन ऑन 31 मार्च 2016 लिखा हुआ है, 2 इयर्स आफ्टर द सेल। तो इसको 1 ईयर से पीछे ले जाते हैं तो फिर कितना आता है? 11.5 प्लस 12.65, 24.15। ठीक है, अब अल्टीमेटली इशू ये है कि हमें यहाँ पर कार की कोई डिलीवरी का टाइम नहीं दिया हुआ उसने ना, या कहीं मेंशन है? और इसकी कैश प्राइस भी नहीं बताई हुई। ये जो 12.65 उसने एडवांस में दिया है, इसको अगर हम फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं वो कितनी आती है? 15 पॉइंट प्लस 12.65, नहीं, ये क्या हो गया? फिर पढ़ लेते हैं। Sold car to customer on following terms. The selling price of the car was 12. The customer paid million 1st April and will pay the remaining million on 31st March 16 है ना? ओहो, सॉरी 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 सॉरी, वो हमें 2015 की बात कर रहा है। ओहो, मतलब वो उसने चक्कर दिया हुआ है ना सवाल में, कि वैसे 2 साल बाद है लेकिन हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है रेवेन्यू की, वो कह रहा है कि अगर 31 मार्च 2015 को कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर तो ये 1 साल ही पीछे आएगा ना सिर्फ। तो फिर ये 1 साल पीछे आएगा, जब 1 साल पीछे आएगा तो ये फिगर कितनी आएगी जी? 11.50। तो ये वो है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 31/15 से लेके आज की वैल्यू निकाल ली, और ये जो है 12.65 ये तो ऑलरेडी आज की वैल्यू, इन दोनों को जमा करके, तो ये हमारी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये ख्याल करना है यार। अगर वो कहता है 31 मार्च 2016 को क्या होता, तो फिर यहाँ एक और ऑप्शन होती, वो जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। ठीक, हाँ जी, चले जी आगे। X Limited was a competitive bid to provide, X Limited wins a competitive bid to provide consulting services to new customer. X Limited incurred the following cost to obtain the contract. Cost of obtaining the contract. Understand? Commission to sale implies for winning the contract. External legal fee for due diligence.
ट्रेवल cost to deliver the proposal, total cost incur 50,000. How to recognize the above cost? Capitalize rupees nil, expense 50,000. ऐसे नहीं है। इसके अंदर क्या होना है, ये वाली जो विनिंग दी कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और बाकी दो जो हैं वो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट मिलता ना मिलता वो इनकर हो ही जानी थी। ठीक है, तो वो तो एक्सपेंस हम उसको करेंगे। ये जो इसमें लिखा हुआ है कैपिटलाइज 10,000 और बाकी जो उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, इन दोनों को हम एक्सपेंस आउट कर देंगे। इस वजह क्या है, पड़ा है ना पीछे कि कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, जो कॉस्ट उसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो हमारा एक्सपेंस है एज एन इन विच ईयर दे आर इनकर्ड। तो ये 15 और 25 हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने ड्यू डिलीजेंस कर ली, कॉन्ट्रैक्ट बाद में डिसाइड होना है मिलना या नहीं मिलना। मैंने ट्रैवल प्रपोजल भेज दिया, मैंने याद है मैंने एग्जांपल दी थी, बंदे को कराची बेचा। ठीक है, तो बिल्कुल पीछे एग्जांपल्स में ऐसी एग्जांपल डिस्कस की हुई है। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। ये भी वो चैप्टर है जिसमें से टाइम बचाया जा सकता है क्वेश्चन में। तो ये अलबत्ता कमीशन उस वक्त देंगे जब हमें कॉन्ट्रैक्ट विन हो जाएगा। तो ये दे दिया, इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, इसे कैपिटलाइज करेंगे और बाकी दोनों एक्सपेंसिव हैं। तो ये वाली ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलो 17. Car Limited sold a large number of vehicles spare parts to a new customer for rupees 10 million. जी मासूमा, जी मासूमा। सर अब ये जो भी आपने बताया कि 13 वाले एमसीक्यूज में कि कमीशन जो दिया है एम्प्लॉय को, सर ये हमने ये इसको इंक्रीमेंटल नहीं शायद बनाना चाहिए। तो हमने क्यों? शायद ये पढ़ा नहीं था कि क्यों नहीं बनाना सर, चाहिए? हमने ये कि पढ़ा जब था कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा उसके बाद जो कॉस्ट लगेगी उसके ऊपर वो इंक्रीमेंटल जी, होगी। ये तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद वाली ही कॉस्ट है। कमीशन कब देंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इतनी नहीं समझ आए कि कमीशन कब देंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद की कॉस्ट है। जी अगर सर ठीक। कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो ये तो नहीं पे करेंगे। ठीक है, जी सर ठीक है। ओके। अच्छा जी, अब कौन सा आगे 17 है? चलो जी। Car Limited sold a large number of vehicle spare parts to a new customer rupees 10 million on 1st July 17. The customer paid 990,000 upfront and agreed to pay the remaining balance on 1st July 2018. यानी एक साल बाद. CL has a cost of capital 6%. How much should initially be recorded in the revenue in respect of the sale of vehicle spare parts in statement of, वही एक साल पीछे लेके आएंगे। ठीक है, यानी ये जो बिल्कुल वही है, वहां ऑप्शन दी हुई थी। तो हम क्या करेंगे, कहता है जी उसने कितना पे कर दिया है, 990। तो 990 तो अभी हम करेंगे ही करेंगे, ऐसे ही है ना जी। ठीक है, और प्लस रह कितना गया पीछे, 10 मिलियन है। नहीं, 990 तो ये आ गया ना, पीछे कितना रह गया, 9.01 मिलियन रह गया। ठीक है, अब ये उसने एक साल बाद पे करना है, ये उसकी फ्यूचर वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। कितना रेट है, 6%, 1.06 रेज टू पावर 1, ये कितना निकला जी, 8.5 मिलियन। ओके, 8,500,000 ये बना ना। ठीक है जी, इसको और इसको जमा कर लें 990 को, कितना बना, ठीक है, 94,90,000 ये रेवेन्यू निकला है जी। पीछे अगर थ्योरी तवज्जो से पढ़ी है तो कोई मसला नहीं है, हर चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है जी, इतना ही है जी। आगे चलो, 1 ईयर नहीं, एक दिन आ गया यार, वो कोई मसला नहीं। ये उसने 1 जुलाई 18 लिखा हुआ है ना, एक्चुअली ये 1 जुलाई 18 या 30 जून 18 एक ही बात है। हाँ अच्छा, इसको फिर हम वो उसी तरह कर लेंगे ना। ये अमाउंट कितना बनेगा फिर, 6 मंथ का करेंगे ना।
तो उसको फिर 6 मंथ को 1/2 कर लेंगे, हाँ इसको कर लेंगे ना 1.2 कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये फिर निकल आएगा। ये देखे ना, ये ज्यादा ख्याल रखा करें, अगेन मैं इसको साल का ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन हमने कैलकुलेशन 6 मंथ ही की हुई है, ठीक है ना। साल का कहेगा, अगर वो कहता है जी 30 जून 2018 को करना है, तो फिर मैं इसकी पूरी साल के साथ ही यहाँ 1/2 नहीं करूंगा, पूरा निकालूंगा। ये भी फार्मूले हैं, जब आप आगे जाएंगे ना फाइनल के अंदर बीएफडी पढ़ेंगे, उसके अंदर हम सीखेंगे कैलकुलेशन होती है इक्विवेलेंट रेट की, हाँ जी कैफ रेट में भी इक्विवेलेंट रेट की, कि सालाना रेट अगर 6% है तो वही रेट 6 मंथली कितना होगा। वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती, वो रेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन हमारे इस सिलेबस के एम्बिट से बाहर है वो, यहाँ हम सीधा ही इसको जितने महीने हैं उतने महीनों का इसको कर लेंगे। यहाँ पर 6 मंथ है तो 1/2 कर लिया मैंने। चलो जी नेक्स्ट। चलें जी, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जी, क्लियर हो गया जी सब ये, ओके। अब हम आते हैं जी, कल हमने इनको कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया था कोई भी, परवेज लिमिटेड पे आ जाओ जी। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, थोड़ा सा बोल्ड करो इसे, चलो। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस एट परवेज लिमिटेड ऑन 5 मार्च 2017। अच्छा, ये तो हमने घर से करने के लिए क्वेश्चन दिया था ना, हाँ जी, हाँ हाँ जी। इसमें किसी का कुछ तो नहीं, मैंने पूछा शुरू में, कोई मसला नहीं, आगे चलो फिर यहां से शुरू करना है, ओके। सच्चा लिमिटेड sells standard computer software packages meant for small and medium sized restaurants management. This software package is sold, अब उस सॉफ्टवेयर पैकेज को बेचा कैसे जाता है, एट ए प्राइस ऑफ 1.5 million पेएबल बिफोर डिलीवरी। लो जी, एडवांस पेमेंट करनी है, ठीक है, विथ 30 days ट्रायल टाइम। 30 दिनों का ट्रायल टाइम का मतलब ये होता है 30 दिनों में वो दोबारा हमें वापसी हो सकती है उसकी, ओके। विदाउट एनी मेंटेनेंस सपोर्ट आफ्टर ट्रायल टाइम, 30 दिनों के बाद हम कोई मेंटेनेंस सपोर्ट नहीं करेंगे, 30 दिन तक हमारी सपोर्ट है। एज पर प्रैक्टिस इट टेक्स अराउंड 6 months फॉर द कस्टमर टू यूज द पैकेज इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सपोर्ट फ्रॉम एसएल। कहता है कि जी लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि वो 6 महीने तक हमारी सपोर्ट उन्हें रिक्वायर होती है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली उसे यूज कर सकेंगे। प्रैक्टिकली एसएल हैज टू प्रोवाइड ऑनलाइन साइट सपोर्ट सर्विस for at least 6 months to almost all customer free of cost, ठीक है। Practically SL has to provide on site support service for at least 6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिकली हमें उन्हें जो है वो 6 महीने की जो है वो ऑन साइट सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। However, in case of customers request for support beyond 6 months, एसएल प्रोवाइड सर्विस अंडर अ फॉर्मल पेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। और अगर 6 महीने से ज्यादा हम उनको सपोर्ट सर्विस देते हैं तो फिर उसके लिए हम अलग से चार्ज करेंगे। प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फॉर द अबव स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज एट ए प्राइस ऑफ 0.3 million पर एनम, ठीक है। और हम 0.3 million यानी 3 लाख रुपया सालाना जो है हम उसका मेंटेनेंस के पैसे भी लेते हैं। आगे चलो जी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सी क्या करना है जी, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहला वो सॉफ्टवेयर देना है, दूसरा उनको 1 साल की सर्विस देनी है। प्रोवाइड डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर टू कस्टमर, पेमेंट्स इज मेड मंथली बाय कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेबल आवर्स ऑफ डेवलपर्स, ठीक है। हम लोगों के लिए डेवलपमेंट का काम भी करते हैं, तो वहां पर कैसे चार्ज करते हैं कि मेरे डेवलपर ने जितने घंटे जाके की पंचिंग की डेवलपमेंट करते हुए, तो मैंने जितने घंटे उन्होंने लगाए उस हिसाब से पेमेंट लेनी है। फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस सर्विस इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले साल मेंटेनेंस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, ठीक है। और वो जो डेवलपमेंट हमसे करवाते हैं, सब्सिक्वेंट मेंटेनेंस सर्विस इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और बाद में हम 10% उनसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का लेते हैं। देयर आफ्टर द नेक्स्ट 3 years मेंटेनेंस सर्विस इज प्रोवाइडेड एट 5% of the contract price. Explain the consideration to be taken into account in determining accounting revenue by SHL Limited, ठीक है। अब ये 3 डिफरेंट सिचुएशन हैं।
सबसे पहली सिचुएशन क्या है, ये डिस्कशन है सारी की सारी। जनरल कंसिडरेशन फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS 15, ये देखें पेपर में ऐसे आंसर करना है, ये पेपर का ही आंसर है, एग्जामिनर ने भी ऐसे पैरे शेयरों का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। IFRS प्रोवाइड दैट द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये तो थ्योरी जो उसने हमें बताई हुई है कि जी रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड बाय द एंटी बाय ट्रांसफरिंग प्रॉमिस ऑब्लिगेशन, ठीक है। द एसेट इज ट्रांसफर्ड व्हेन कस्टमर ऑब्टेन द कंट्रोल ऑफ दैट एसेट, ठीक है। और एसेट भी जो भी सर्विस आपने देनी है वो एसेट है, पैकेज देना है या सर्विस देनी है, तो वो जब आप ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर व्हेन द, उसका कंट्रोल उनके ऊपर आ जाता है। आगे चलो जी। Based on the principle, the following is the consideration to be taken into account in determining accounting for revenue. अब वो चीज सामने रखनी है, ठीक है। क्या पीछे पीछे जाओ जी जरा, दो बातें हमने पढ़ी हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए। जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए और जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए प्रोडक्ट का, एसेट जिसे हम कह रहे हैं, जो चीज हमने सर्विस देनी है, प्रोडक्ट देनी है, ठीक है जी। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो डिलीवर हो जाए, सेटिस्फाई मीन डिलीवर हो जाए, और एसेट जो है वो ट्रांसफर हो जाए, यानी एसेट कब ट्रांसफर हो जाए, उसको कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए। चलो जी। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ए जो सिचुएशन है उसका रेवेन्यू किस तरह रिकॉर्ड करना जब हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेचते हैं। ये तीन डिफरेंट किस्म के रेवेन्यू हैं। देयर एग्जिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बिटवीन SL एंड कस्टमर्स कंटेनिंग कंफर्मेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन एंड राइट पेमेंट टर्म्स ब्ला ब्ला ब्ला। कहता है जी सारे जो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर पूरी हो रही है, हर एक के राइट ऑब्लिगेशन सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। देयर आर टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, नेमली एक्सप्लिसिट क्या है, डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सप्लिसिट मीन जो वाजे है, और इम्प्लिसिट जो इसके अंदर ही इंक्लूडेड है वो 6 मंथ ऑन साइट सपोर्ट है, ठीक है। मतलब एक्सप्लिसिटली तो हमने सॉफ्टवेयर देना है, लेकिन इम्प्लिसिटली यानी उसके अंदर इंक्लूड क्या है, वो 6 मंथ की सपोर्ट है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट द ट्रांजैक्शन प्राइस इज 1.5 मिलियन फॉर बोथ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस होगी। हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई कर ली, वो 5 स्टेप मॉडल हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, 1.5 मिलियन। अब हमने उसकी करनी है एलोकेशन बेस्ड ऑन द स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस, सॉफ्टवेयर विल बी प्राइस एट 1.35 मिलियन एंड 6 months ऑन साइट सपोर्ट सर्विस विल बी 0.15 मिलियन। ये कहां से मिला मुझे, उसने नीचे जो स्टैंड लोन प्राइस का उसने बताया हुआ है, पीछे जाएं जरा, ये जो 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी कितनी है, 1.5 मिलियन है, उसका 5% लो। नहीं पीछे जाओ ना जरा, इससे भी पीछे सवाल पे जाओ, ये क्वेश्चन है। .3 मिलियन प्रोवाइड मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर द अबव स्टैंड, 0.3 मिलियन है जी उसकी जो स्टैंड लोन प्राइस है, ठीक है। पर एनम कितनी है, 0.3 मिलियन है। तो हमने 6 मंथ का इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है जी, ये पहले वाले में, ठीक है। तो वो प्रोवाइड सर्विस अंडर दी फॉर्मल पेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ उसने लिखा हुआ कि एटलीस्ट 6 महीने, ये देखें 6 महीने उसको सर्विस देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1.5 मिलियन का, उसमें 6 महीने के सर्विस चार्जेस भी हैं। तो उन सर्विस चार्जेस की स्टैंड लोन प्राइस कितनी है, 0.3 मिलियन। तो 6 मंथ की कितनी हो जाएगी, पॉइंट, हाँ चलो जरा फिर अब जी कहाँ है, ये देखें। तो कहता है ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे एलोकेट हुई, 1.5 को हमने कैसे कहा, ये सॉफ्टवेयर की प्राइस कितनी होगी और उसकी सर्विस की कितनी होगी, ये 0.15 होगी और ये 1.35 होगी, ये ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट होगी, ठीक है। ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड कर लेंगे और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करेंगे 6 महीने के ऊपर, इसको डिवाइड कर लेंगे 0.15 को 6 में, और हर महीना जब एक्सपायर होगा तो 1 महीने का रेवेन्यू ट्रांसफर करते जाएंगे, ये रिकॉग्निशन होगी। ये तीनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं, प्लीज ख्याल रखिएगा। PL will recognize revenue from sale of software upon
upon if SL can objectively conclude that the software meets the requirement of the customer, जब ये पूरा हो जाएगा उसका कंट्रोल आ जाएगा, the term of full payment of transaction price in advance is reasonable evidence of the clarity of specification between SL and, ज़ाहिर है उन्होंने जो एडवांस पेमेंट दे दी इसका मतलब क्या है कि वो मुतमिन है एक दूसरे के काम से मतलब डेवलपमेंट से खासकर। द एग्रीड 30 days ट्रायल टाइम विल बी कंसिडर्ड एज फॉर्मेलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कहता है जी इसे वैसे तो 30 days के अंदर उसे वापस कर सकता है वो, लेकिन चूंकि उसने एडवांस पेमेंट कर दी, और एडवांस पेमेंट का मतलब है कि वो एग्री कर गया है, जो भी आमतौर पर डेवलपमेंट के ऊपर पहले एग्री कर लिया जाता है जी क्या बनाना क्या, लिहाजा वो कहता है जब पैसे देगा उसी का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दें। ठीक है, बजाय ये कि 30 दिन बाद करें। और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑन साइट सपोर्ट सर्विस है ये ओवर 6 मंथ आपने करना है। ठीक है, वो इस ये मैंने कैसे निकाला ये मैंने आपको बता दिया। स्टैंड लोन प्राइस कितनी है 3 मिलियन, उसको हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद दूसरा केस आ गया जी, maintenance support for the standard software package. Such services provided under a written contract that contains confirmation of the respective, ये भी सारा के जी contract exist करता है। ठीक है, SL will assess the collectibility of the price if not received in advance। ठीक है, कि अगर उसे है कि जी प्राइस कलेक्ट हो जाएगी फिर कोई इशू नहीं है। द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज टू प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सर्विस ओवर 1 year इज रुपीज, ये क्या करेंगे इसको हम मंथली बेसिस के ऊपर जैसे जैसे महीना एक्सपायर होगा हर महीने हम क्या करेंगे इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे। पैसे वो पहले दे देगा तो उसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर लेंगे और हर महीने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू करते जाएं। और अगर वो साथ साथ पैसे दे रहा है हर महीने तो हर महीने एंट्री पड़ जाएगी कैश टू सर्विस रेवेन्यू। ठीक है जी, आगे चलो। Since there is only one performance obligation, the question of allocation of transaction price does not arise। इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और वो क्या है, सर्विस चार्ज, वो सर्विस देनी है हमने मेंटेनेंस सर्विसेज। पीएल विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर 1 year पीरियड on site on straight line basis as in this case input method is appropriate, the pattern of resources consumed by SL is evenly spread over the period of contract। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो जब आप कहते हैं कि जी इवनली हो सकता है तो ठीक है। उसके बाद क्या आ गया जी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ये जो तीसरी कॉन्ट्रैक्ट था, ये तीनों इंडिपेंडेंट है प्लीज बाय द वे। हाँ, इसकी मैंने स्टैंड अलोन प्राइस उधर जरूर यूज की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपस में एक ही सिचुएशन है, ये एक अलग सिचुएशन थी जब मेंटेनेंस सर्विस का उसको कैसे करना है, तो इसका जो स्टैंड लोन प्राइस था वो मैंने उधर यूज किया है। उसके बाद आ गई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। सच सर्विस इज प्रोवाइडेड अंडर अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट दैट कंटेन्स कंफर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन एंड राइट। ये फिर वही बात लिखी, यानी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, ये सारी वही कंडीशन थी ना। द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विस ऑफ द सेड सॉफ्टवेयर, कि हमने डिजाइन भी करना है उसकी मेंटेनेंस भी करनी है। द टोटल प्राइस ऑफ दी, तो ये इस तरह दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसके अंदर भी हो गई। ठीक है, तो द टोटल प्राइस ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस विल बी determined on basis of terms of the contract। The price will be allocated between the two performance obligation। Price maintenance service for the first year is included in the total contract price। The allocated price of the first year would be 10% of the contract price, which is the standalone price of the said service for 1 second year। अब वो कह रहा है कि जी जब आप 1 साल के लिए किसी को वो सर्विसेज देते हैं ना, तो वो क्या होती है जी 10% उसके अंदर लिखा हुआ है काउंटर। तीसरा जो केस है वो लेके आओ ना जरा क्वेश्चन का, यहाँ बेटा यहाँ ये देखें, ये लिखा सब्सिक्वेंट मेंटेनेंस इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, आवर फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमने तो यही पढ़ा है ना कि जिस चीज के ऊपर मेरी कॉस्ट लग रही है वो मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, बिल्कुल करना है। तो लिहाजा स्टैंड लोन प्राइस उसकी कहाँ से मिली, वो आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जी अगर 1 साल के लिए बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम उससे लेते हैं, तो उसने बताया हुआ है पहला साल फ्री है। तो मैंने क्या करना है, मैंने अपने पहले साल के अंदर ही मैंने रेवेन्यू फ्रॉम डेवलपमेंट वो निकालना है और रेवेन्यू फ्रॉम ये क्या है सपोर्ट,
सर्विसेज, ये निकालना है, ठीक है। उसकी स्टैंड लोन प्राइस वैसे दी हुई है कितनी, 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का जी, ये वाला कितने का था, इधर दिया अमाउंट, अमाउंट ही नहीं दिया हुआ ना, जस्ट डिस्कशन है ना। हाँ जी, तो क्या करेंगे, इट विल बी 90% एंड इट विल बी 10%, ठीक है, टोटल 100% हो गया। ये जो सपोर्ट है इसे ओवर द पीरियड मंथली करेंगे और इसे जब हमने डेवलपमेंट डिलीवर कर दी उस वक्त कर देंगे। चलो जी, क्या डिस्कशन हुई और देख लो। ये देखें, द टोटल प्राइस, ये हमने कहा जी टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्राइस, बोल्ड करो यार जरा, हाँ जी, maintenance service for the first year is included in the total contract price. The allocated price of the first year would be 10% of the contract price, which is the standalone price of the said service for the second year. कि अगर मैं किसी को दूसरे साल के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, किसी एक साल के लिए भी किसी को करता हूँ, जो कि इस केस में दूसरे साल में बनेगी, पहला साल तो उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट जिसने का उसको बेचा होता है डेवलपमेंट, उसका 10% लेता हूं। तो लिहाजा ये जो मेरा पहला साल फ्री है, तो एक साल का 10% लेता हूं, तो मेरे पहले साल के 100% रेवेन्यू के अंदर 10% सर्विस कॉस्ट का है, बाकी उधर का है। फॉर सेकंड ईयर इट वुड बी 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 years द मेंटेनेंस एंड सपोर्ट विल बी priced at 5% of the contract price. The price of the design and development will be 90% of the contract price. So ये जो अगले 3 साल है उसका फिर एक अलग अरेंजमेंट होगा कि वो 5% देगा, वो जैसे देगा ओवर द पीरियड उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर जो 90% है वो डेवलपमेंट का रेवेन्यू और 10% जो है वो हमारा उसका है। सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, रेवेन्यू फ्रॉम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, PL will recognize revenue from design and development over time, because the software at every stage is expected to be customer specific and would have no alternative use for SL. The monthly payment charged hour confirms that SL would have an enforceable right to receive payment if the contract is terminated before completion. कहता है जो डेवलपमेंट का रेवेन्यू है वो कैसे करना है, क्योंकि आवरली बेसिस पे चार्ज होता है, जितने आवर्स मैंने लगा दिए वो पैसे मेरे हैं, तो लिहाजा उसको आवरली बेसिस पे चार्ज किया जाएगा। और ये बात हमें यहाँ से भी कंफर्म होती है कि उसका राइट टू रिसीव जो है वो जैसे जैसे वो ओवर लगाता जा रहा है उसका राइट टू रिसीव पेमेंट बनता जा रहा है डेवलपमेंट के लिए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट, ये कोई चीज तो नहीं है ना, सॉफ्टवेयर एक चीज था हमने एकदम डिलीवर कर दिया, अब ये डेवलपमेंट करनी है उसके लिए वो रोज गाइड करेंगे जी अब ये ऐप बनानी, अब ये ऐप बनानी, तो यू आर डेवलपिंग दैट एप्लीकेशन। तो उसके ऊपर जितने घंटे लगेंगे तो आप अपने ओवर द पीरियड उसको घंटों के हिसाब से डिवाइड करके टोटल रेवेन्यू को जो एस्टिमेटेड आपके आवर लगने हैं उसके ऊपर, तो उस हिसाब से इसको जो है वो रिकॉर्ड करते जाएंगे एज ए रेवेन्यू। चलो जी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रेवेन्यू फ्रॉम मेंटेनेंस सपोर्ट, PL will recognize revenue over 5 years period on straight line basis, as in this case input method is appropriate, the pattern of resource consumed। ये 5 year क्यों लिखा हुआ है, पहला साल फ्री, दूसरा साल 10% और अगले 3 साल 5%, ये 10% वाला एक साल और ये 5% वाले 3 साल, तो ये टोटल 5 साल। तो कहता है कि आपको जितना भी रेवेन्यू आएगा, अब आप अज्यूम कर रहे हैं, कस्टमरी प्रैक्टिस ये है कि उसने हमसे अगले 3 साल भी ये सर्विस लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो उसने कहा जी ओवर 5 ईयर करेंगे, पहले साल में 10% आ जाएगा क्योंकि वो स्टैंड लोन प्राइस मैंने यहाँ से ले ली, ठीक है, और अगले साल में फिर 10% आ जाएगा और अगले 3 साल में 5% आ जाएगा। ये उसने सिर्फ आपको पूछा हुआ कि रेवेन्यू की रिकग्निशन कैसे करनी है, उसने कोई डाटा ऐसा दिया नहीं हुआ, इसलिए फिगर वर्क नहीं है इसके अंदर, सिर्फ परसेंटेज में बात हुई है। ले जी, यहाँ तक हम रहेंगे। अब आपने करना क्या है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट एक तो जो मैंने किया है इसको घर जाके दोबारा देखना है। सेमी एनुअल दिया हुआ 6%, मैंने एनुअल लिखा हुआ है, समझा हुआ है, ये वाला कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, अब इसमें ऐसे है ना कि इसको पर एनम नहीं लिखा हुआ, अगर पर एनम ना लिखा हुआ हो तो हम इसको उतने पीरियड का रेट जो है वो तस्वर कर लेते हैं। हाँ, अगर एनुअल करना है तो 12% करके इसको 1 ऑफ कर लेंगे,
और चूंकि साथ इसके एनुअल नहीं लिखा हुआ तो ये रेट 6 मंथ का या ये फिर 1/2 नहीं हम करेंगे, ठीक है। ओके, वन के साथ ही कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, एक तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, इसको अच्छी तरह एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, देख क्या लीजिएगा, इसको कीजिएगा बाकायदा, और आगे होमवर्क ले लें। क्या है, छुट्टी नहीं करनी, ना कल करनी है ना परसों करनी है, मुझे आगे मतलब मुमकिन है कि थोड़ा सा छुट्टियां करनी पड़ेंगी, तो मैं वो इंशाल्लाह ताला अपना हिसाब किताब बैलेंस कर लूंगा ताकि आप लोगों का हर्ज ना हो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर ये जो 10 है ये आपने घर से अटेम्प्ट करके आना है। आगे चलो जी, और आगे चलो। और क्वेश्चन नंबर 11 आपने अटेम्प्ट करके आने, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करके आने हैं। जो एग्जांपल 11 के अंदर काफी सारी थ्योरी है, वो कॉन्ट्रैक्ट के 5 स्टेप ये वो सारा, तो वो एक रिवीजन है और आगे कैलकुलेशन भी है, और अगली ये एग्जांपल है। ये दोनों आप करके, ये आज इतना ही रखेंगे, आज आखिरी वर्किंग डे है, तो कल इंशाल्लाह ताला फिर हम इससे आगे चलेंगे जी। अल्लाह मियां आपको हमें अपनी ईमान में रखे। थैंक यू।